हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी, जो कि आपके सीटेट का एक नया चैप्टर है। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो आपका इंग्लिश पेडागोजी है, टोटली 30 मार्क्स का रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 30 मार्क्स हिंदी का, 30 ईवीएस का, 30 मैथ का और 30 सीडीपी का। वहीं पर अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश तो 100% मिलनी ही मिलनी है 30 मार्क्स का। बट अगर आप एसएसटी और कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको 60 नंबर वहाँ से मिलेंगे, और आप साइंस के बच्चे हैं तो आपको मैथ और साइंस को मिलाकर 60 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो इंग्लिश पेडागोजी यानी कि इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज 30 नंबर्स की बात होती है। तो जब भी हम पेडागोजी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी होती है? लैंग्वेज के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट लैंग्वेज की जो लर्निंग स्किल्स हैं वो क्या क्या होती हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे किस में, लेसन 1 में। ठीक है, तो कुछ ये आपके लेसन्स दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना है। लाइक लैंग्वेज है, मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, लैंग्वेज स्किल है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, इवेल्युएशंस हैं कुछ। और जैसे जैसे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक लेसन आपने पढ़ लिया तो इसके लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से आप कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम आज ही कर लेंगे, कुछ को हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लेंगे, नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स_क्रिएटर को ज्वाइन करें। ठीक है, और वहाँ पर आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या है कि जो इंग्लिश का है, हिंदी का है और ईवीएस का है, ठीक है, और सीडीपी का है, तो सभी की पेडागोजीज की पीडीएफ जो है वो तैयार हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेसन 1। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है लैंग्वेज। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या है, तो अगर हम ग्लेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिकॉज जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, हम जो उसको अपने लिप्स के थ्रू जो उसको बोल रहे हैं, स्पोक कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक तरीके की लैंग्वेज कहलाती है। तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। यही बात कही थी प्लेटो ने भी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग। क्लियर? अब यहाँ पर ये सारी पॉइंट्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेज होती हैं जो बोली जाती हैं पूरे वर्ड्स में। लाइक इंडो यूरोपियन हो गया, जो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश हो गया। ठीक है, द्रविडियन की बात करें हम तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत बर्मन की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया होती है उनकी। ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करें तो लैंग्वेज इन झारखंड और सेंट्रल एशिया में जो बोली जाती है उसे बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, और अंडमानीज जो अंडमान में बोली जाती हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अलग अलग बात करते हैं स्टेट की, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके ये पॉइंट्स बताए गए हैं। अब लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये भी देख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है, इट एक्ट्स एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ये कम्युनिकेशन का एक मोड है ना, एक मोड ही तो है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। लैंग्वेज ही तो है जिससे हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट रख पाते हैं ना। ये कैसा होता है? सिम्बॉलिक और डायनामिक भी होता है। डायनामिक का मतलब ये एवर ग्रीन होता है, यानी कि चेंजेज होता रहता है इसमें, कभी भी ये फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। It is a form of social behavior. It is a medium of instructions. It is a carrier of civilization and culture. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि किसके हैं? लैंग्वेज के। ये आपको देखना है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिन्हें आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और ये क्या है? प्री रिक्वेस्ट लर्निंग के लिए है। ठीक है, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्न अ लैंग्वेज। और क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कोर है ये किसका? लैंग्वेज टीचिंग का।
ठीक है। अब इसमें देखो टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं। एक होती है अराउजिंग टेक्निक, दूसरी होती है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, ठीक है, और तीसरी होती है इंसेंटिव टेक्निक। तो 3 तरीके की टेक्निक का यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस में। जो अराउजिंग टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, लर्नर्स डू नॉट शो एंथुसियाज्म एवरी टाइम, thus they should be aroused from the state of anxiety, frustrations or inactiveness. This can be done by the use of visual device or audio visual device or game like exercise. ठीक है। तो जब आप उनको मोटिवेट, कुछ बच्चे होते हैं, इसको ऐसे समझो कि वो क्यूरियस नहीं होते हैं किसी चीज़ को जानने में, ठीक है, हमेशा टायर्ड से होंगे, उनमें एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो इनएक्टिव होंगे क्लास में। तो इस टाइप के बच्चों को अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं लैंग्वेज सीखने को लेकर, तब आप उन्हें किसी विजुअल डिवाइस के थ्रू, ऑडियो डिवाइस के थ्रू, गेम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उन्हें ये करा सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गोल ऑफ, ये यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, ठीक है। गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड क्लियर टू द लर्नर, दिस विल क्रिएट एक्सपेक्टेंसी एमंग देम टू अचीव द गोल, ठीक है। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं दोनों के बीच में गोल क्लियर हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर, क्या रिजल्ट चाहिए, ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तीसरा है इंसेंटिव टेक्निक, ठीक है। इंसेंटिव का मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि जब हमें भी होता है ना कि दीपावली आती है, कोई भी फेस्टिव आता है, तो इंसेंटिव मिलता है जॉब में। तो ये जो इंसेंटिव है एक तरीके का क्या है, ये प्राइज होता है, ठीक है, प्राइज होता है, रिवार्ड होता है, कमेंडेशंस होता है। नेगेटिव में अगर हम बात करें तो ये पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो इंसेंटिव टेक्निक का भी यूज करके लर्नर को मोटिवेट किया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल देखा मोटिवेशन का। दूसरा प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशंस का, कि बच्चों में क्या किया जाए, हैबिट को फॉर्म किया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाल्मर, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, ठीक है। तो हैबिट्स फॉर्मेशन भी एक लैंग्वेज का यहाँ पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस, इमिटेशंस का मतलब होता है कि जो आप अपने फैमिली में देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं और अपने टीचर्स को देख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करें, इमिटेट कर लें, अपने अंदर उस चीज़ को अनुपालन कर लें। एक तरीके से होता है ना कि रोल मॉडल हम मान लेते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं, तो यही होता है इमिटेशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशंस भी आपको समझ आ गया, और प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये आपको पॉइंट समझ आ गए हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है ये लर्निंग का, ठीक है, बिकॉज ओरली बोल कर जो होता है ना, ओरल अप्रोच। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, तो पहले प्रैक्टिस करवाना चाहिए फिर ड्रिलिंग करवाना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब इंसान प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद आप उसको ड्रिल वर्क कराएं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, एक नेचुरल ऑर्डर में जैसे कि सबसे पहले हमें क्या आता है, लिसनिंग, हम सबसे पहले सुनते हैं, फिर हम स्पीक करते हैं, फिर हम रीड करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं, तो इसे ही बोला जाता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग का। तो इसको फॉलो करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, LSRW राइट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या सबसे फर्स्ट हम क्या सीखते हैं, तो चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ लैंग्वेज, स्पीक देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे फर्स्ट वो लिसन करता है, सुनना शुरू करता है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच है, ये भी एक नेचुरल वे है टीचिंग का, ठीक है, सिचुएशनल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, है ना। मदर टंग का मतलब होता है जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बात करना, उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना, उसकी हेल्प से, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू उनको पढ़ाना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड एडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। अब देखो अलग अलग बच्चा अलग अलग जगह से जाता है तो उनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो उसको पहचानना, उसके बाद उनमें मल्टीपल अप्रोच को अडॉप्ट करवाना, ठीक है, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एडॉप्टेशंस ऑफ मल्टीपल अप्रोच। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शंस एंड ग्रेडेशंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मटेरियल शुड बी टॉट फर्स्ट, देन कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी कि जो इजी होता है सबसे पहले आप उन्हें पढ़ाएं, फिर इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं, कहने का मतलब हो गया ये, ठीक है। तो इजी टू हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, और क्या होना चाहिए,
जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे बच्चे पहले 1 वर्ड सीखते हैं, फिर 2 लेटर वर्ड सीखते हैं, फिर 3 लेटर वर्ड सीखते हैं, फिर 4 लेटर वर्ड सीखते हैं, तो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, उसके बाद उनको वोकैब कराया जाए। तो ये सब पॉइंट्स हैं कि जो एक स्टेप बाय स्टेप चलें। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, यानी कि वो कितना सीखने के मोड में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जानना चाहिए। कैसे आप जान पाएंगे इसको? टेलिंग अ स्टोरी, कंडक्टिंग एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, यूजिंग विजुअल और ऑडियो विजुअल डिवाइस, परफॉर्मिंग गेम्स लाइक एक्सरसाइज। तो ये सब करा के आप उनको रेडी कर सकते हैं कि वो पढ़ने के लिए नाउ तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी है, ये कैसा होता है, ये देखो आप, लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू द लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट सो दैट दे गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड स्पीक, ठीक है। यानी कि वहाँ के आसपास के लैंग्वेजेस से उनको एक्सपोजर कराया जाए, उनको पहचान कराया जाए, ताकि वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी पा सकें किस चीज़ का, लिसन करने का और स्पीक करने का, सुनने और बोलने का, ठीक है। यूजिंग ऑडियो और ऑडियो विजुअल डिवाइस, फॉर्मिंग लैंग्वेज क्लब्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्पलेट्स, डिस्प्लेइंग चार्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूज ऑफ मदर टंग शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड। इसमें क्या होता है कि मदर टंग को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कम करते हैं, ठीक है, ताकि वो अलग से लैंग्वेज को सीख सकें, जैसे सेकंड या थर्ड लैंग्वेज बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशंस विद लाइफ, ठीक है। कहते हैं ना कि लाइफ से रिलेट करके पढ़ाई करवाना चाहिए बच्चों को, है ना। तो इट शुड बी कोरिलेटेड विद द कस्टम, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। तो ये इतने प्रिंसिपल्स थे, टोटल 15 प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो एक होता है मैक्सिम्स, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग का मैक्सिम्स क्या है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो टोटल कुल इसके 12 to 13 पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। देखो क्या होता है ये मैक्सिम, इसको समझो। मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, दे हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। अगर आप कभी भी बच्चे को मैक्सिम्स के थ्रू पढ़ाते हैं ना, एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, तो यही होता है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इससे क्या होता है, बच्चा भी जल्दी से समझ जाता है और टीचर को भी एक ईजी वे में अपनी बातों को कहने में आसानी हो जाती है। नोन टू अननोन, जैसे बच्चा जो किसी चीज़ को जान ही नहीं रहा है ना, तो आपने उसको डायरेक्टली आते ही बता दिया नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है ना। उसके पहले उसे इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, तो वो क्या सीख पाएगा इस चीज़ से? नहीं ना। तो पहले उसको नोन, उसको ऑब्जेक्ट बताओ, ABCD बताओ, फिर उसके बाद उसको नोन से अननोन की तरफ लेके जाओ, ठीक है। ये होता है नोन टू अननोन। दूसरा हो गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले उसको आते ही सेंटेंस बनाना सिखा दिया, नहीं, उसको पहले 1 वर्ड सिखाएंगे, 2 वर्ड सिखाएंगे, 3 वर्ड सिखाएंगे, इस तरीके से उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि पहले जो वो चीज़ों को देख सकता है उसकी तरफ से, रियल की तरफ से, तब उसको इमेजिनरी की तरफ लेके जाएं। पहले ही आप उसको इमेजिन ना करवा दें कि ऐसा है, ठीक है, पहले उसको रील से रियल की तरफ, ठीक है, यानी कि रियल से रील की तरफ लेकर जाएं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज सीन एन एप्पल एंड गोल्डन कलर, है ना, तभी तो वो जानेगा। तो उसके पहले उसको रियल पता होना चाहिए कि एप्पल क्या है और गोल्डन कलर क्या होते हैं, तभी तो वो गोल्डन एप्पल को इमेजिन कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कॉन्क्रीट का मतलब हो गया रियल और ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया इमेजिनरी, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस का मतलब होता है पहले चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स में, कोई एक बड़ी चीज़ हो गई तो बच्चा डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, उसको आप तोड़ कर समझाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स में कर समझाएं, ठीक है, तो बच्चा उसको आसानी से समझ लेगा। तो जब बच्चे को तोड़ना आ जाएगा उसके बाद उसको समेटना तो आ ही जाएगा। आपने देखा बच्चों को खिलौने स्टार्टिंग से वो क्या करते हैं, तोड़ कर सीखते हैं, फिर उसके बाद खेलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन मेथड जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, और डिडक्शन क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना है। इंडक्शन में क्या होता है, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन, इंडक्शंस में। और डिडक्शन में क्या होता है कि पहले जो रूल बनाया है उस रूल को जान लो, उसके बाद आप क्या करें, उस पर एग्जाम्पल बनाएं, ठीक है। डिडक्शन मेथड जो होता है बड़ी क्लासेस में यूज होता है, इंडक्शन मेथड जो होता है ये छोटी क्लासेस में यूज होता है। तो इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, जो डिडक्शन मेथड होता है वो कैसे होता है। तो डिडक्शन जो होता है आपका वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और इंडक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। यानी कि पहले वो छोटे छोटे पॉइंट रखेंगे, रूल रखेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, फिर वो रूल बनाएंगे। इसमें क्या होता है, रूल है और उस पर आपने अप्लाई करके एक अपना स्टेटमेंट पास कर दिया। नियर टू फार, है ना,
पहले स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउन, ठीक है, देन प्रोनाउन। तो इस तरीके से अब नाउन आपने बताया, एग्जाम्पल फ्रॉम लर्नर्स इमीडिएट इन्वायरमेंट, फ्रॉम क्लास शुड बी साइटेड सच एज फैन, डेस्क, चेयर, अदर एग्जाम्पल सच एज ट्रेन, एरोप्लेन, लेक, ठीक है। तो मतलब नियर से फार की तरफ, पहले अपने आसपास की चीज़ों से उनको रिलेट करवा के बताएं, फिर दूर से चीज़ों को, है ना, तो वो इससे आसानी से सीख पाएंगे। होल टू पार्ट, होल पूरा, टू पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, द लर्नर शुड बी टॉट द होल लेसन फर्स्ट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। होता क्या है, जैसे आप किसी क्लास में गए पढ़ाने के लिए, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है, कोई एक पोएम ही मान लो, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक कंक्लूजन बता दें, एक सार बता देंगे कि इस चैप्टर का मोटो ये है, ये चीज़ें इस स्टोरी में। देखो आप अगर आप पढ़ते भी हैं कोई चैप्टर, तो आप ऊपर देखो 5-6 लाइन में पूरे उस चैप्टर की मोरल स्टोरी लिखी होती है ना, तो उससे समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में है क्या। तो पहले होल को बताना, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स को, उसके एक एक पैराग्राफ को स्टडी करते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि बच्चे के जो एप्टीट्यूड हैं, एटीट्यूड हैं, इंटरेस्ट है, कैपेसिटी है, लर्निंग है, उनको जानना, उसके बाद लॉजिक की तरफ जाना, ठीक है। फिर है पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, समझ आ गया होगा, पर्टिकुलर टू जनरल, आपको भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जाए, उसके बाद जनरल रूल उसका बनाया जाए, ठीक है, वही है इस जनरल टू स्पेसिफिक की तरह ही, ठीक है। एम्पायरिकल टू रेशनल, एम्पायरिकल कहाँ से आता है, एम्पायरिकल आता है जो हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, रेशनल आता है जो हम आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशंस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। तो पहले एम्पायरिकल होना चाहिए जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व करते हैं, देन रेशनल, ठीक है। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ये भी याद रखना, डिफिनाइट टू इनडेफिनाइट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैक्सिम्स थे। अब हम बात करते हैं एक्विजिशंस एंड लर्निंग, ठीक है। एक्विजिशंस का मतलब देखो, लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशंस, एक होती है लैंग्वेज लर्निंग। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, आप हिंदी में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशंस होता है, इसको हम नेचुरली अपने आसपास से अडॉप्ट कर लेते हैं, इसमें हमें किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सिस्टमैटिक नीड नहीं होती है कि एक स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। जैसे हमारी मदर टंग हो गई, हमारी रीजनल लैंग्वेज हो गई, ये आती है एक्विजिशंस में, ठीक है। दूसरी अगर हम लर्निंग की बात करते हैं, तो जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही एक प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, तो वो होता है लर्निंग, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो इंडिया में आपको पता है कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होती है। इट इज़ अ मॉडर्न विंडो ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ मीन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इंग्लिश क्यों जरूरी हो जाता है, ये देखिए, कम्युनिकेटिव फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेगुलरिटी फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोर्ट हो गया, लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वहाँ पर ऐसे यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंस्ट्रूमेंटेशन फंक्शन, ऑक्यूपेशनल फंक्शंस, क्रिएटिव फंक्शंस, तो यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंस है, ये है आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो ये है, इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर फॉलोइंग रीजन, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। पहला, इट सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जैसे अगर कोई बच्चा है अपने स्टेट को छोड़कर कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको इंटररेट किया जा सके और समझ सके वो, इसलिए ज़रूरी होता है। और ये क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको पता है कि इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज, अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बात कर दे, वाओ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ये तो बहुत ही टैलेंटेड होगा, है ना, बहुत ही आता होगा इसको, तो वही क्या है, एक प्रेस्टीज है लैंग्वेज, कौन सी, इंग्लिश, ठीक है। इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है टीचिंग में। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो ओके, तो कुछ पॉइंट्स इनके हैं जो ज़रूरी हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे बात करते हैं किसकी, चार्टर एक्ट की। द सीड्स ऑफ इंग्लिश वर सोन बाई चार्टर एक्ट 1813 which authorized the government general in council to spend a sum of not less than 1 lakh rupee each year to revival the improvement of literature for introduction promotion of knowledge of the science of the western world British territories in India, ओके। तो इंग्लिश का जो बीज आया, जो सीड्स आई इंग्लिश की, वो किसके तहत आई, चार्टर एक्ट
1813 के थ्रू आई। ठीक है, ये इतना पॉइंट याद रखना है। इन 1835 लॉर्ड मकालू द लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर्स जनरल एंड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश को इन इंडिया में पढ़ाया जाए इसका फेवर किसने किया? लॉर्ड मकालू ने किया। कब किया? 1835 में। ठीक है, फिर आता है किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग issued a communique saying that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone। ठीक है, तो मकालू के साथ साथ जो विलियम बेंटिंग थे इन्होंने भी इंग्लिश को ही प्रेफर किया। ठीक है, फिर लिंगुआ फ्रांका थे एक, इट वाज लिंगुआ फ्रांका ऑफ द सोसाइटी एजुकेशन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। Okay. Our constitutions made English as the official language of the Union for 15 years। ठीक है, अप टू 1965। ये बताया गया था कि ये सब चीज़ें जब बात हुई सबने अपनी पॉइंट रखे कि इंग्लिश ही होना चाहिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला ओके इंग्लिश जो हो 15 साल के लिए हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, 1965 तक रहेगा। तो 1965 इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर द इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। उसके बाद इसको क्या किया गया? एसोसिएट लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, फिर 1966 द कोठारी एजुकेशन कमीशन गेव इंग्लिश लैंग्वेज अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन इट्स मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जब 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया तो फर्स्ट लैंग्वेज जो आई उसमें दिया गया फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग को, सेकंड को जैसे जो इंग्लिश बोलने वाले हिंदी बोलने वाले स्टेट होते हैं वहाँ पर इंग्लिश सिखाया जाए, और जहाँ पर हिंदी नहीं होती है कोई और लैंग्वेज होती है वहाँ पर भी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला 3 लैंग्वेज डेवलप्ड किया गया। किसके द्वारा? 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो आया कोठारी कमीशंस के थ्रू। तो ये पॉइंट्स हैं आपके, आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोठारी कमीशंस ने क्या रिकमेंड किया था? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया है ये कोठारी कमीशंस के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहला मदर टंग है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, और थर्ड लैंग्वेज डिपेंड करता है उस रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया, बाकी इसमें इतना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसका? एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो जितना हमने पढ़ा है इसके बेस पर कुछ एक्सरसाइज हैं, टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं, इसको कर लेते हैं। देन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं टोटल हैं आपके 1 टू लेकर पेपर 1 में टोटल हैं आपके 19 + 8 ओके 27 क्वेश्चन हैं, और पेपर 2 में आपके टोटल हैं टोटल ओके 27 के आसपास इसमें भी हैं। तो 50 क्वेश्चंस मान के चलते हैं। एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम टोटल 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाले। चूज द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है मोटिवेशन इज, पहला ऑप्शन है प्री रिक्विसाइट टू हैबिट फॉर्मेशन, प्री रिक्विसाइट टू रीडिंग बुक्स, प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। मोटिवेशन हमने किस में पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, लर्निंग अ लैंग्वेज के लिए पढ़ा ना। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब जो इंडिया है डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो इसीलिए डाइवर्सिटी है यहाँ पर लैंग्वेजेस की। ठीक है, पोज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, प्रोवाइड्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि पोजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, प्रोवाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, बोथ ए एंड बी राइट आंसर है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया में होने के कारण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हु ओपनड दैट लर्निंग इज इसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी अक्वायर न्यू हैबिट। ठीक है, किसने कहा था? तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी सबसे पहले पढ़ा था पाल्मर के बारे में। पाल्मर ने ये बात कही थी। H.E. पाल्मर ने क्या कहा था? लर्निंग इज इसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी अक्वायर अ न्यू हैबिट। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक न्यू हैबिट को अक्वायर करते हैं वो होता है लर्निंग प्रोसेस। तो ये कहा था पाल्मर ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लर्नर इज लर्निंग टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, स्पेल द वर्ड करेक्टली, हैव करेक्ट इंटोनेशंस, ही सी इज डेवलपिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिमेंटिक, ग्राफिक, फोनेटिक, कम ग्राफिक या फोनेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उसको बोला जा रहा है कि वो स्पेल करेक्ट करे, ठीक है, वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस करे। तो प्रोनाउंसिएशंस की बात आ गई तो फोनेटिक वर्ड याद रखना है आपको, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फोनेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, लैंग्वेज का कंपोनेंट क्या नहीं है, साउंड, स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी आती है, ठीक है, वोकैब है ना, स्ट्रक्चर्स भी आता है, साउंड भी आता है, बट एक्यूरेसी की बात नहीं होती यहाँ पर, लैंग्वेज कंपोनेंट में एक्यूरेसी नहीं होता है। सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंग्वेज एक्विजिशंस मीन्स, लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं हम ना, वही तो नेचुरली, जो लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, सही है। लर्निंग अ लैंग्वेज विद मच प्रैक्टिस, तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। लर्निंग अ लैंग्वेज इन स्कूल, गलत। लर्निंग अ लैंग्वेज एट होम, ठीक है, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस क्या कहलाता है, लर्निंग एक्विजिशंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज ऑफिशियल, सेकेंड, ग्लोबल या फॉरेन। तो क्या बोला गया, इसको सेकेंड लैंग्वेज बोला गया NCF 2005 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग को, ठीक है, तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम, ठीक, एक टीचर है किसका, ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, रिलक्टेंट एंड मोटिवेट लर्नर्स, स्टडियस एंड अनमोटिवेट लर्नर्स, स्टडियस एंड मोटिवेटेड लर्नर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है नॉन मदर टंग लैंग्वेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स इन द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस है जो हमें बहुत ही प्रैक्टिस करके पढ़ना पड़ता है, तो उसका बेसिस क्या है, उसका सिलेबस को चूज करने का। ऑप्शन है आपके पास, मेमोराइजेशंस एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैब, बी ऑप्शन है इजीनेस टू टीच द कॉन्सेप्ट, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोराइजेशंस को प्रिफर नहीं करना होता है, गलत हो जाता है। इजीनेस टू टीच कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है, तो क्या देखा जाएगा, बेस क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल शुड बी, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ाते समय क्या मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, द लर्नर नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश, तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को प्राइमरी स्टेज पे है और उसको इंग्लिश के रूल पता हों। दूसरा, द लर्नर स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो गुड मार्क्स कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, मीन्स जो हमारा करिकुलम होता है, NCF होता है, कोठारी कमीशन होते हैं, कोई भी एजुकेशन कमीशन होता है, तो वो गुड मार्क्स यानी कि आप अच्छे नंबर मार्क्स अचीव करें, वो उसको प्राथमिकता नहीं देता है, वो प्राथमिकता देता है कि आप लर्न क्या कर रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है, द लर्नर्स यूज इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो ये करेक्ट लग रहा है। द लर्नर स्पीक इंग्लिश लाइक द ब्रिटिश, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए होना चाहिए कि बच्चा जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश का यूज कर सके, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, इसमें से कौन सा ह्यूरिस्टिक रीजनिंग पर बेस्ड है, टीचर बेस्ड करिकुलम, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर मटेरियल, डिटेक्टिव मेथड। तो कौन सा करेक्ट है, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम को ही ह्यूरिस्टिक रीजनिंग कहा जाता है, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है, एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव, इंक्लूसिव, इमीडिएट। तो कैसी प्रोसेस होती है, इंक्लूसिव प्रोसेस होती है, इसीलिए पढ़ना होता है बीएड में एक सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल
इंक्लूसिव प्रोसेस। तो वे इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने टोटल 12 क्वेश्चंस किए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें टोटल पेपर 1 पेपर 2 के प्रीवियस टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लैंग्वेज चैप्टर से ही केवल, ठीक है। तो आज हमने थ्योरी देख लिया, कुछ एक्सरसाइज देख लिया, कल हम प्रीवियस ईयर के सेशंस को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी चैनल पे बने रहिए। आपको जो भी अच्छा लगे आप देख सकते हैं, बट मैं ये आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि 45 डेज़ के अंदर आपकी इंग्लिश, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, साइंस, मैथ, एवरीथिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। तो आप 31 जनवरी तक पेपर देने के बहुत अच्छे काबिल हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को रिफ़र करिए, रिकमेंड करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।